जब भी फार्म बनाएं तो दूसरे खेतों की जो खेत में बना रहे हैं या प्लाट में बना रहे हैं तो आपका जो फार्म है दूसरों से कम भी 1-1.5 फुट ऊंचा रहे, ताकि बरसातों में वो पानी अंदर रुके ना और जो भी बरसात का पानी हो और साइडों में निकल जाए, जिससे कोई भी जानवर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी। जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। आज आपको लेकर आया हूं मैं गौरव शर्मा जी, जो हमारे गोट फार्मिंग का काम करते हैं। इनकी वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आज मैं इनसे जो जानकारी लेने आया हूँ बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए, कि अगर आप बकरी पालन करते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं, उसका A to Z इन्फॉर्मेशन मतलब मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं कोशिश करूंगा आपको लगभग उतनी जानकारी प्रोवाइड करने की जितना अगर मैं बात करता हूं कि जो बेसिक नॉलेज है, जैसे कि शेड कैसे बनाया जाए, ब्रीड कैसे चूज की जाए, इसके अलावा जो फीडर कैसे होने चाहिए, ड्रिंकर कैसे होने चाहिए, ब्रीड कौन सी होनी चाहिए, उसके बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस फार्मर हमारे साथ हैं गौरव जी। और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इससे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर इसके अलावा आप हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी ऐप के साथ जुड़े। हमारी ऐप का लक्ष्य है, माध्यम है, कैसे पूरे भारतीय किसानों को संगठित करें, कैसे हमारे द्वारा पैदा किया गया अनाज डायरेक्टली हम कस्टमर तक पहुँचा सकें। इसके अलावा मैं आपको लेकर चलता हूँ शर्मा जी के पास। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। सर एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। सर मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं इस बकरी पालन में पिछले 2 से 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। और मैं निवासी करनाल में, मेरा बकरी फार्म है 2 किलोमीटर दूर डबरी गांव, जो ये काचफा के पास पड़ता है। जी। तो सर आप जैसे बकरी पालन का आपने काम शुरू किया है, इसके बारे में आपको कैसे विचार आया और आपने इसके ऊपर कितनी लागत से शुरुआत किया, ये शेड कैसे बना? हम ए से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि शेड कैसा बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए, उसके बारे में। सर शेड जो है वो अगर किसान भाई ज़्यादा लागत नहीं करना चाहते तो वो ईंट की दीवार से और ऊपर कच्चा, जिसके ऊपर वो मिट्टी का लेप वगैरह करवा के बना सकते हैं। अगर थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये सिमटेड की चादरें जो आप ये देख रहे हैं 11 फुट हाइट पे कम से कम लें, क्योंकि ये गर्मी में थोड़ा तपे ना। और वेंटिलेशन होनी चाहिए आर पार हवा का। ये दोनों तरफ जालियाँ आप देख रहे हैं, जालियाँ, जिससे आर पार हवा हो जाए, मौसम अंदर का तापमान ठंडा रहे गर्मियों में। और जो ये नीचे है, और नीचे का स्तर बिल्कुल कच्चा हो, इसको कभी भी पक्का मत करें, क्योंकि अगर ये पक्का होगा तो गीला रहेगा और बकरियों के खुरों में दिक्कत आ सकती है। तो बकरी जो है वो कच्ची जगह पे ही रहना पसंद करती है। और जो इसका फेस है, जो मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए और बैक इसकी पश्चिम की तरफ, ताकि सुबह की जो गुनगुनी धूप ही अंदर आए, पूरा दिन शेड में धूप ना रहे। और एक और बात, जो आप जब भी फार्म बनाएं तो दूसरी खेतों की जो खेत में बना रहे हैं या प्लाट में बना रहे हैं तो आपका जो फार्म है दूसरों से कम भी 1-1.5 फुट ऊंचा रहे, ताकि बरसातों में वो पानी अंदर रुके ना और जो भी बरसात का पानी हो और साइडों में निकल जाए, जिससे कोई भी जानवर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी, बहुत बढ़िया तरीके सर बता रहे हैं। इसके अलावा सर आप ये बताएं, जैसे आपने बताया कि ईस्ट वेस्ट दिशा होनी चाहिए, मतलब पूर्व पश्चिम की तरफ से आपका फार्म होना चाहिए। किसान भाइयों बहुत ज़रूरी जानकारी है कि 11 फुट हाइट होनी चाहिए, नीचे फर्श कच्चा होना चाहिए और फार्म जो है ऊपर से हाइट होनी चाहिए, ताकि जो दूसरे खेत का पानी आपके फार्म के अंदर ना आ पाए। इसके बाद जो बात करते हैं सर, ये तो था फार्म के बारे में। जो दूसरा स्टेप है सर, ब्रीड चूज करना बहुत बड़ा इसके अंदर जो है क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। हम आमतौर पर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं फार्मर, और कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाते हैं। कहीं पर बहुत महंगी ब्रीड रख लेते हैं या बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे फार्म शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ आपने बर्बरी का और बीटल का ही काम किया हुआ है। आप इसके बारे में बताएं सर, इसका क्या कारण है और कौन सी ब्रीड बेस्ट रहती है? सर जो फार्मर बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी ब्रीड है ये बर्बरी नस्ल। बर्बरी नस्ल रख सकते हैं और बीटल रख सकते हैं, जो यही एक बकरी है जो स्टॉल फीडिंग पे रह सकती है। अदरवाइज आप दूसरी ब्रीड लाएंगे तो उसको आपको चराना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं चराने के लिए चारगाह बिल्कुल कम हो गई या नाम मात्र हैं। और अगर बकरी बाहर चरने भी जाएगी तो वो हो सकता है कि ऐसा चीज़ खा ले जो उसे नहीं खानी चाहिए, जिससे आगे बीमार पड़ जाए। आजकल खेतों में इतनी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, वो गंदा पानी पी लेती है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप जो स्टॉल फीडिंग पे रखें, और बर्बरी नस्ल है और बीटल नस्ल, ये आप बिल्कुल स्टॉल फीडिंग पर रख के अच्छी तरह इनको पाल सकते हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको चराने का भी झंझट नहीं है। जी,
बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। किसान भाइयों, काफ़ी किसान भाई हमें कमेंट करते हैं, इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं गोट फार्मिंग के बारे में कि कौन सी ब्रीड बढ़िया है, कौन सी बेस्ट है। तो सर ने बिल्कुल स्पष्ट आपको बताया है कि अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं तो फार्म के अंदर ये 2 बकरियां ही कामयाब हैं, बर्बरी और बीटल। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र के हिसाब से कोई और, अगर आपको ब्रीड कोई डॉक्टर के सुजेशन से, किसी और साइंटिस्ट के सुजेशन से अगर बात करते हैं आपको मिलती है, तभी आप उस तरफ जाएँ। इसके अलावा सर एक और चीज़ जो है, एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे मैं, जैसे आपने यहाँ पर अपने, ये तो आपने बताया ब्रीड के बारे में, बर्बरी या बीटल, अगर बर्बरी है या बीटल है, इनके लिए चारे के हिसाब से, या अगर हम बात करते हैं फीड के हिसाब से, अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरह का तापमान है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर आधा साल सर्दी है, आधा साल गर्मी है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा नीचे जाते जाएंगे साउथ की तरफ, तो थोड़ा सा मौसम के हिसाब से थोड़ा उसमें दिक्कत रहती है। तो आप उस हिसाब से क्या सजेस्ट करेंगे फार्मर को? सर ये जो मैंने आपको दोनों नस्ल बताई हैं, बर्बरी और बीटल, ये नॉर्थ इंडिया की ही ब्रीड है, यानी कि समझ लीजिए यूपी की, हरियाणा की, पंजाब की। कई फार्मर क्या करते हैं जी, राजस्थान से ले आते हैं, भी वहाँ सस्ती हैं। वो गर्म मौसम में रहना ठीक है, यहाँ भी रह लेंगी, पर जब यहाँ सर्दी पड़ती है, हरियाणा और पंजाब में बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है, और वो जो राजस्थान का एनिमल है वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाता, और नंबर 2 उसको चराना पड़ता है। अगर यहाँ चराने के लिए जगह ही नहीं है तो फार्मर चराएगा कहाँ? इसलिए स्टॉल फीडिंग पे आप सिर्फ बर्बरी और बीटल को रखिए और अच्छा मुनाफा कमाइए। इनके लिए हरा चारा आप जई, ज्वार, बाजरा और चने की तूड़ी और आप मक्की वगैरह दे सकते हैं, जिससे ये बहुत जानवर स्वस्थ और अच्छा रहेगा। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। किसान भाइयों, बहुत जरूरी बात थी कि आप अपने हिसाब से जो आपके क्षेत्र के अंदर आसानी से उपलब्ध है, जैसा सर ने बताया कि आप इसे मक्की, बाजरा, ज्वार, चने की तूड़ी या फिर ग्वारे की तूड़ी, कुछ इस तरह के जो इसको आप दे सकते हैं खाने के लिए। इसके अलावा सर आप बताएं, जैसे आप इसे स्टॉल फीड करवा रहे हैं, हरे चारे में से क्या देना बेस्ट रहता है? सर हमने अपने कुछ जगह पे नेपियर लगाया हुआ है जो इसके लिए बहुत अच्छा है, और मक्का लगाया हुआ है। सर्दियों में बरसीन लगाते हैं, तो हरे की तो कोई समस्या नहीं है। इसमें ज्वार, मकई, बाजरा, बरसीन वगैरह इसको खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, जानवर खुश होकर खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अच्छा, अब बात आती है सर हरे और सूखे की परसेंटेज की, क्योंकि जैसे कि बहुत सेंसिटिव एनिमल है खाने के बारे में, परसेंटेज क्या होनी चाहिए हरे और सूखे की खाने में? सर देखिए, सुबह एक बार हर बड़ा जो पशु है उसे आप आधा किलो रेशो के साथ सूखा चारा दीजिए, उसके साथ बाद इनको पानी पिला दीजिए, ये स्टेबल ठीक हो जाएगा, थोड़ा इसका पेट भर जाएगा। फिर उसके बाद दोपहर को हरा चारा और शाम को थोड़ा हरा चारा दे दीजिए, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी ये खा लेगा, बस उसके बाद पानी पी के फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि काफ़ी जो गोट फार्मर हैं इसे फीड वगैरह भी देते हैं, तो फीड में आप इसे क्या देते हैं सर, उसके बारे में बताएं। यार फीड में जो है, अब जो दुधारू पशु हैं उनके लिए अलग से रेशो रहती है, जो प्रेग्नेंट बकरी है उनको अलग से रेशो रहती है, जो छोटे बच्चे हैं उनको अलग से रेशो रहती है। जो बच्चा 2 महीने का हो गया है उसे आप 100 ग्राम दाना और 400 ग्राम हरा चारे की आदत डालें। जो प्रेग्नेंट पशु है और अभी दूध दे रहा है उसे आप 200 से 300 ग्राम फीड दें। फीड आप किसी भी कंपनी की ले लीजिए या आप अपनी बनवा लीजिए, जिसमें आप मकई, थोड़ा बाजरा, थोड़ा जौ मिक्स करके, थोड़ा मिनरल मिक्सचर मिला के उसके दे सकते हैं। और जो बिल्कुल दूध पे है, अभी प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसे आप 300 ग्राम फीड दीजिए, जिससे वो उसकी तंदुरुस्ती भी बनी रहे और बच्चे के लिए दूध भी उपलब्ध रहे। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर बता रहे हैं कि फीड का रेशो भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। छोटा बच्चा है अलग तरह की फीड, ड्राई गोट है अलग तरह की फीड, प्रेग्नेंट है अलग तरह की फीड, जो बड़ा अगर एनिमल बात करते हैं बक्स वगैरह जो बकरा होता है उसके लिए अलग तरह की फीड। इस चीज़ का ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना जरूरी है। अगर कोई किसान घर पर फीड बनाता है तो उसमें आप क्या रेफर करेंगे, क्या बताएंगे, किस तरह से फीड तैयार करें? सर अगर कोई किसान है तो उसके अपने घर की खेती है, तो वो अगर 100 किलो कोई दाना मिक्सर बना रहा है बकरियों के लिए या बकरों के लिए, तो उसमें आप 60 किलो ले लीजिए मक्का और 20 किलो ले लीजिए जौ, 80 किलो हो गया, और 10 किलो ले लीजिए आप बाजरा, और 5 किलो मिला लीजिए कि कोई भी खल, या सरसों की खल मिला लीजिए या बिनोले की मिला लीजिए। पर ये खल तब मिलानी है जब आपने उसी टाइम देना हो, पहले मिला के नहीं रखनी, क्योंकि ये नमी पकड़ लेगा और दूसरे दाने को भी खराब करेगा। उसमें 1 किलो नमक और 2 किलो मिनरल मिक्सचर मिला लीजिए। और जो बड़ा एनिमल है उसे 300 से 400 ग्राम
और छोटे बच्चे को 100 से 125 ग्राम की रेशो से आप दिन में दे सकते हैं। जी, जैसे सर ने बताया बहुत बढ़िया तरीके से फीड आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सर एक और सवाल, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है किसान भाइयों, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, शायद कोई ऐसी जरूरी जानकारी आपसे स्किप ना हो जाए जो आपके काम की हो। अगला जो सवाल है दवाइयाँ, जो बहुत बड़ा अगर बात करते हैं कि मेडिसिन को लेकर, जैसे हम लीवर टॉनिक वगैरह देते हैं या इसके अलावा और कुछ हमें जो पशुओं को किडनी फ्रेशर वगैरह या मल्टीविटामिन वगैरह चलाते हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर आप? सर पहले तो जो बच्चा अभी 2.5 महीने का हो गया है या 2 महीने का हो गया है तो उसे पहले आप डीवार्मिंग करिए। जो उसके पेट में, क्योंकि छोटा बच्चा अक्सर मिट्टी खाता है तो उसके पेट में कीड़े होंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो वो मिट्टी खाने की वजह से कीड़े हो गए तो उसे आप डीवार्मिंग करिए। फिर उसके 1 हफ्ते तक उसे 3 से 4 ml मिनरल मिक्सचर दीजिए, या और साथ में आप लीवर टॉनिक मिला के दीजिए, जिससे उसका लीवर भी स्वस्थ रहे और वो अच्छा खाता रहे। और ऐसी बड़ी बकरी का हर आप 2.5 से 3 महीने के अंदर आप डीवार्मिंग करते रहें, जिससे उसके कीड़े ना हो और उसका स्वास्थ्य बना रहे। उसके और 10 दिन तक बड़े पशु का आप लीवर टॉनिक पिलाते रहें, उसे 15 से 20 ml, और अलग अलग कंपनियों का बाज़ार में मिल जाता है, वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि आप मेडिसिन वगैरह के अंदर जैसे आप लीवर टॉनिक वगैरह इन सब चीज़ों का, इसके अलावा सर जो अगला पार्ट है, जैसे छोटी छोटी बातें हम आपसे इसमें चाहेंगे वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुँचाएँ। इसके बाद अगला पार्ट है डीवार्मिंग के बारे में, आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर, डीवार्मिंग क्या होता है? डीवार्मिंग के लिए अलग अलग दवाइयाँ बाज़ार में मौजूद हैं। जब भी आप डीवार्मिंग करें तो हमेशा अलग अलग दवाई से ही करें, क्योंकि अगर हर बार आप एक ही दवाई से करेंगे तो वो जो अंदरूनी कीड़े होंगे वो मरेंगे नहीं, क्योंकि वो उस दवाई के आदी हो चुके होंगे। तो डीवार्मिंग करना एक बहुत ही ज़रूरी है, जिससे अगर डीवार्मिंग नहीं करेंगे तो जो पेट के कीड़े होंगे वो उनका पाचन शक्ति खराब कर देंगे, भोजन सही से पचेगा नहीं, उनके खून की कमी हो जाएगी। तो कई फार्मर 3-4 महीने 5 महीने में एक बार डीवार्मिंग करते हैं। मैं कहता हूँ 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर, नहीं तो 3 महीने में एक बार जरूर करें ही करें। और डीवार्मिंग करने के बाद लीवर टॉनिक जरूर पिलाएं, क्योंकि ये जो कीड़ों की दवाई होती है लीवर पे अटैक कर सकती है। लीवर टॉनिक साथ में चलेगा तो उनका पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, भूख जानवर को सही लगेगी और उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। जी, बहुत बढ़िया सर ने बताया कि डीवार्मिंग करना। इसके बाद बात आती है सर वैक्सीनेशन की। मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा पाएँ जो किसान भाइयों की मदद करे, तो आप उसके लिए थोड़ा सा बताएं सर। वैक्सीनेशन डे ओल्ड से लेकर लास्ट तक जो है, मतलब थोड़ा बहुत आपको जितना भी है जो हम वीडियो में बता सकते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में जरूर जानकारी दें सर। सर जब भी कोई भी पशुपालन पालक कहीं बाहर से बकरियां लाए तो ये जरूर सुनिश्चित कर ले कि उस फार्मर ने PPR लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई। अगर आपको कोई शक है भी उसने PPR नहीं की हुई तो वहीं से PPR करवाएं और उसके 3 दिन बाद पशु को ट्रैवल करवाएं। अगर वो पशु बहुत दूर से आ रहा है तो PPR ठीक है, आपको लगवानी ही पड़ेगी। अगर वो पास में आ रहा है 20 से 25 किलोमीटर तक की दूरी है तो फिर कोई बात नहीं, आप उसको अपने फार्म पे ले आएँ, तो उसको आपको फार्म पे अगले दिन डीवार्मिंग करके तो उसको आप PPR करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो होगी PPR की बीमारी का। और दूसरा हो गया, एक आती है इसमें मुँह खुर की, उसके भी वैक्सीन उपलब्ध है, वो हर 6 महीने में एक बार होगी। और ET आती है जिसे आप अफारा बोलते हैं, कई बार पशु ज़्यादा खा लेता है उसे अफारा आ जाता है तो वो बीमार होकर मर जाता है, तो वो भी वैक्सीन बाज़ार में उपलब्ध है, वो भी 6-6 महीने में हम करते रहते हैं। और जो भी पशुपालक हमसे कांटेक्ट करके पशु खरीदना चाहता है उसे हम पूरे वैक्सीनेशन जानवर देते हैं, क्योंकि जो भी हमारा कोई बच्चा 2 से 2.5-3 महीने का होता है तो हम उसे पूरी वैक्सीन लगा देते हैं, जिससे कोई भविष्य में कोई कमी ना आए। इसके अलावा जैसे बच्चा छोटा होता है, कितना टाइम तक उसे माँ का दूध देना चाहिए सर? इसके बारे में बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई हैं जो क्या करते हैं कि बच्चा छोटा होता है, उसको टाइमिंग का नहीं पता कितने टाइम तक माँ के दूध पे रखना है। उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है सर आप। सर देखिए, जो छोटा बच्चा है वो उसको मैं समझता हूँ कम से कम 3 महीने तक तो अपनी माँ का दूध पिलाते ही रहें। तो अगर वो बकरी अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसे 3 से 4 महीने तक भी आप पिला सकते हैं। पीता रहेगा तो अच्छा स्वस्थ रहेगा, और साथ में वो 1-1.25 महीने का होता है तो थोड़ा बहुत वो चारा खाने भी लग जाता है, तो उसका पेट भरा रहता है और उसका दूध से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे उसका स्वास्थ्य बना रहेगा। 3 महीने तो कंपलसरी है, आप पिलाइए ही पिलाइए। जी,
मतलब सर ने बहुत बड़े तरीके से बताया कि 3 महीने तो कंपलसरी है, 3 महीने तक तो आप पिलाइए ही पिलाइए, क्योंकि क्या है कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो वो खाती है पूरा का पूरा बच्चे के शरीर में जाता है। इससे बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है, अच्छी ग्रोथ करता है। पानी की जो है बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लाइव स्टॉक फार्मिंग में। तो पानी आप इसे जो है कैसे आप बात करते हैं कि दिन में कितनी बार इसे पानी पिलाते हैं, या आपका कैसे ड्रिंकर वगैरह का अरेंज करते हैं, उसके बारे में बताएं सर। देखिए सर, आप देख रहे हैं मेरे शेड में सब अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। छोटे बच्चों का पार्ट अलग है, ब्रीडर्स का अलग है, प्रेग्नेंट का अलग है, और जो दुधारू हैं उनका अलग है। और हर एक पार्ट्स में पानी के कंटेनर रखे हुए हैं। और ये कुछ किसान ये सुनिश्चित जरूर रखें भी वो जब भी वो पानी हो तो वो बिल्कुल ठंडा पानी हो, क्योंकि जो ठंडा पानी अगर बकरी पिएगी तो उसका तापमान ठंडा रहेगा। कई बार कोई किसान क्या करते हैं, धूप में पड़ा रहता है कंटेनर, जिससे पानी गर्म हो जाता है और बकरी पीना भी पसंद नहीं करती। अगर वो गर्म पानी पिएगी तो उसका तापमान बढ़ जाएगा और बकरी बुखार हो सकता है। इसलिए आप ठंडा पानी भर के रखें अलग अलग कंटेनरों में साफ़, और 2 टाइम भरें, सुबह और शाम, अच्छा साफ़ सुथरा पानी। किसान भाई इसमें थोड़ा पानी के अंदर थोड़ी मात्रा में चूना भी मिला सकते हैं, जिससे उसको कैल्शियम मिलता रहे। थोड़ी मात्रा में आप चूना मिलाइए, जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी में 2 चम्मच चूना आप मिला दीजिए, जिससे वो बकरी पिएगी तो उसको कैल्शियम भी मिलेगा। और साथ में आप लिवर टॉनिक भी मिला के रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पशु हैं भी, 1 बाय 1 आप पशु को लिवर टॉनिक नहीं पिला सकते, तो आप उनके पानी में मिक्स कर दीजिए, जिससे बकरी पिएगी तो ऑटोमेटिक उनके शरीर में वो चला जाएगा। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया कि आप कैसे पानी की भी व्यवस्था जो है इस तरह से करें। कभी ऐसा ना हो कि आप गर्म पानी बकरी को पिला रहे हैं तो बकरी को उससे बुखार होने के, बीमार होने के चांस रह जाते हैं। इसके अलावा सर एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि बक्स, अगर हम बात करते हैं बड़ा बकरा, आप जैसे ब्रीडर तैयार करते हैं जो क्रॉसिंग के लिए, आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दें। सर, जो ब्रीडर के लिए हम बकरे तैयार करते हैं उनके दाने का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उनका अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अच्छी नस्ल का ब्रीडर बनेगा। और आप कहीं से भी अगर गए हैं खरीदने के लिए तो ये आप ज़रूर सुनिश्चित रखें भी वो बकरा है कम से कम भी उसकी माँ ने 2 या 3 बच्चे साथ में दिए हों। अगर वो अकेला बच्चा पैदा हुआ है तो वो उत्तम नस्ल का ब्रीडर बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो हम जब भी जिस बकरी को भी क्रॉस करेगा वो हमेशा एक सिंगल ही बच्चा देगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, 2 से 3 के साथ जन्मा हुआ बच्चा ही लें। और जो भी हम ब्रीडर तैयार करते हैं उनकी विशेष रूप से हम खुराक का पूरा विशेष ध्यान रखते हैं। आइए हम दिखाएंगे आपको आगे हमारे जो ब्रीडर हैं। देखिए सर, ये हमारे ब्रीडर हैं। ये बड़ा ब्रीडर है बर्बरी के लिए, ये छोटी बर्बरी के लिए छोटा ब्रीडर है, और ये 2.5 साल का है और ये 2 साल का है। और ये हमारे बीटल के ब्रीडर हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं, जो अभी बच्चे हैं। अभी इनकी उम्र लगभग 1 साल से 1.25 साल के बीच में है, और ये अभी क्रॉसिंग करने के लायक नहीं है। कई फार्मर क्या करते हैं, 1 साल के बकरे को ही ब्रीडर बना देते हैं, जिससे वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो उनका साइज़ नहीं बढ़ पाता, और उनके जो बच्चे होंगे वो भी इतने उत्तम नस्ल के नहीं पैदा होते। तो हमेशा ध्यान रखें जी, जो भी ब्रीडर तैयार कर रहे हैं वो कम से कम भी 2 साल का हो ही हो। और ये हमारे जो ब्रीडर हैं अभी देखिए, ये अभी साल के हैं, उसकी हाइट देखिए, इसकी लंबाई देखिए पूरी, क्योंकि अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है। अभी जब ये 2 साल से ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब फिर हम इसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे। जी, जैसे कि सर ने हमें बताया कि ब्रीडर का आप खास तौर पे ध्यान रखें, जो ब्रीडर्स का आप जैसे अब चयन करते हैं 2 साल का कम से कम ब्रीडर हो, ताकि आपको आने वाली जो इसकी ब्रीड है वो उत्तम नस्ल की मिले, वो अच्छी नस्ल की मिले। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं, हम सर के पीछे खेत में आए हैं, यहाँ पर सर ने हरा चारा लगाया हुआ है। हरे चारे में भी सर ने कई तरह की वैरायटी, मक्की वगैरह अगर बात करते हैं, इसके अलावा नेपियर वगैरह, बर्सिन वगैरह, ये सब लगा रखी है आपने। देखिए किसान भाइयों, अगर आपके खुद के खेत हैं या आप खेत लीज पे लेते हैं, जो भी हैं, तो आप हरे चारे में मक्की लगाइए, बाजरा लगाइए, जई लगाइए या बरसीन लगाइए। और साथ साथ में ये देखिए मैंने हरा चारा लगाया हुआ है, ये जिससे इनका भरण पोषण अच्छी तरीके से हो जाता है। और साथ भी आप फार्म में नीम के पेड़ लगाइए। मैंने कुछ देखिए सहजन के लगाए हुए हैं, जिसे इंग्लिश में मोरिंगा बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का पौधा है। अगर ये आप खिलाएंगे तो आपको मिनरल मिक्सर खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच बीच में ऐसे पेड़ लगाइए, नीम लगा दीजिए, पीपल का, बड़ का, जिससे उसके पत्ते जो आप बीच बीच में काट के बकरियों को खिला सकते हैं, और वो छाया भी बनी रहेगी, बकरियों के लिए भोजन का व्यवस्था भी हो जाएगी। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया। सर एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि किसान जब भी कोई जानवर खरीदता है, जैसे मान लेते हैं अपने फार्म शुरू करने के लिए उसको नेचुरल सी बात है बाहर से ब्रीड लानी
करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है किसान भाइयों। और ये उनके लिए मैं बात बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी किसान भाई इससे ठगी का शिकार होते हैं, क्योंकि काफ़ी किसान जो है मंडी में से जानवर खरीद के ले आते हैं या किसी ऐसे फार्मर से खरीद के ले आते हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं होती, मतलब किस वजह से उन्हें धोखा होता है। तो सर आप उसके बारे में कुछ बताएं, जब जानवर खरीदते हैं तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? सर, जब भी कोई किसान भाई, नया किसान भाई है, वो जानवर खरीदने जाए तो किसी अच्छे फार्म से ही जानवर खरीदें, क्योंकि मंडी का खरीदा हुआ जानवर लगभग वो समझ लीजिए बीमारी होता है, उसे कोई बीमारी भी हो सकती है जिसे आपके फार्म पे आने के बाद नुकसान झेलना पड़ेगा। और कई किसान फार्मर हैं आजकल अपने बकरी के दोगुना दाम मांग लेते हैं, जो उसको अच्छी तरह से पता नहीं होता, वो नए नए हैं, वो उसका ठगी का शिकार हो जाते हैं। वो कई फार्मर है उसको मिसगाइड कर देते हैं, अभी इतनी कमाई है, इतनी कमाई है। हम जो आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे उसमें आपको A to Z सब बताएंगे भी कहाँ से आपने ख़रीदना है, किस बकरी की कितनी कीमत होनी चाहिए, और वैक्सीनेशन जानवर ही खरीदें जहाँ से भी खरीदें। बहुत बढ़िया तरीके से बताया, मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। सर का नंबर नीचे डिस्प्ले में चल रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है। एक और छोटी सी बात बताएं सर, अगर कोई किसान ब्रीड खरीदना चाहता है तो उसके लिए आप उनकी कैसे मदद करते हैं? हाँ, जो भी किसान भाई हमसे जो भी फार्म शुरू करना चाहते हैं वो उनके लिए हम पूरी सहायता करेंगे। जो भाई हमसे बकरियां लेना चाहते हैं हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ वो कहीं और से खरीदना चाहते हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं। उनकी पूरी सहायता की जाएगी बिना किसी लोभ लालच के। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर ने बहुत कीमती समय हमें अपना दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़रूरी जानकारी किसान भाइयों के लिए मुहैया कराई। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ हमारे किसान भाई गौरव शर्मा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।